अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों का सर खाने के लिए आ गई हूँ नावल लेकर। दास्तान जुनून हमना मोहसिन का नावल है, कंप्लीट नावल है जो मैं रीड करने जा रही हूँ। चैनल पर आप लोग अच्छा अच्छा सा रिस्पांस दिखाइए, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और अच्छा अच्छा रिस्पांस दें। तो बढ़ते हैं नावल की तरफ। वो उसे हर कीमत पर अपने सामने देखना चाहता था। उसके लिए अनाया को ढूंढना मुश्किल नहीं था। पिछले दो घंटे से अनाया का मोबाइल भी बंद था। उसका गुस्सा इंतहा पे था। अब तुम नहीं बचोगी अनाया, ये कहते हुए उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और अपने महलनुमा हवेली से बाहर निकल आया। वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा था, मगर इंतहाई बिगड़ा हुआ लड़का। इकलौता होने के बायस वो नाजों में पला था। कॉलेज में उसका एक अपना गैंग था जिसका वो सरबराह था। सबसे लड़ना, मारपीट, धौंस जमाना उसकी पसंदीदा मशगला था। मगर इस एक लड़की अनाया ने इसको सब कुछ भुला दिया था। अनाया का कॉलेज में पहला दिन था। वो नहीं जानती थी कि आज की जाने वाली गलती या आज की जाने वाली बातचीत उसकी ज़िंदगी में क्या भूचाल लाएगी। ओए होए फैज़ी, वो देख, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फैसल के ग्रुप के साथ ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। फैसल ने अनाया की तरफ देखा और अपने ग्रुप की तरफ देख कर कहा, चलो तुम सब जाओ, सर फैसल की क्लास का टाइम हो गया है। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फैसल जो अनाया को जाते हुए देख रहा था, तेज़ी से अनाया के पीछे गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरा वॉलेट यहाँ गिरा था, आपने देखा क्या? फैसल ने झूठ बोलकर अनाया को मुखातिब किया। नहीं, मुझे नहीं पता, अनाया ने इसको देखे बिना जवाब दिया। अगर आपने देखा या उठाया तो प्लीज़ बता दें। उसमें मेरे एटीएम कार्ड था और उसमें पूरे 30,000 रुपये थे। अगर आपने उठाया है तो। फैसल ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। अनाया को शदीद गुस्सा चढ़ा। उसने गुस्से से फैसल की तरफ देखा और चीखी, क्या मतलब? मैंने आपका पर्स उठाया, चोर लगती हूँ मैं आपको? अरे अब किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता ना कि कौन क्या है। आप तो ऐसे भड़क रही हैं कि मुझे शक हो रहा है कि शायद आप नहीं। फैसल अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। अनाया का दिमाग घूम चुका था। उसका दिल चाहा कि सामने खड़े लड़के का कत्ल कर दे। कॉलेज के कुछ तलबा भी वहाँ जमा हो गए थे। अनाया को कुछ समझ ना आया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ फैसल के गाल पर रसीद किया। वहाँ मौजूद तलबा हैरान रह गए क्योंकि अब अनाया ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस तमाशे के बाद फैसल ने कॉलेज आना बंद कर दिया था। अनाया भी खौफजदा तो थी, मगर चंद दिन तक फैसल को कॉलेज में न देखकर उसने सुकून का सांस लिया और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। इस वाक़ये को 5 दिन गुजर चुके थे, मगर इनाया नहीं जानती थी कि आज उसे इस थप्पड़ का जवाब देना होगा। फैसल ने अपने ग्रुप के कुछ लड़कों को इनाया के बारे में एक एक रिपोर्ट देने को कहा था। आज इनाया की तबीयत कुछ ख़राब थी, मगर वो कॉलेज का लेक्चर मिस नहीं करना चाहती थी। वो कॉलेज तो आ गई थी, मगर 11 बजे तक वो तेज़ बुखार में फनक रही थी। राबिया जो उसकी कॉलेज की दोस्त थी, उसने अनाया को घर जाने का मशवरा दिया। अनाया ने कॉलेज से जल्दी छुट्टी ली और घर की तरफ चल पड़ी। कॉलेज से बामुश्किल 10 मिनट का रास्ता था। अनाया अब एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक सामने से एक काली शीशों वाली गाड़ी आई और अनाया को गाड़ी में खींच लिया गया। अनाया ने चीखने की कोशिश की, मगर गाड़ी में बिठाते ही उसे बेहोश कर दिया गया था। अनाया को होश आया तो वो एक बड़े कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी। उसने चीखना शुरू कर दिया, मगर कमरा साउंड प्रूफ था। वो दरवाज़ा पीट रही थी, कोई है, प्लीज़ 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 मुझे निकालो। बुखार में भी शिद्दत आती जा रही थी। वो निढाल सी होकर ज़मीन पर बैठी थी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अनाया ने दरवाजे की तरफ देखा। एक 40 से 45 साल मुलाजमा खाना लिए खड़ी थी। इस औरत के पीछे 2 गनमैन्स थे जिनकी गन का रुख अनाया की तरफ था। अनाया अंदर तक काम कर रह गई। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनाया ने बमुश्किल जुमले अदा किए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुलाजमा खाने की ट्रे मेज़ पर रखते हुए बोली, बीबी जी खाना खा लें। अनाया रोने लगी, मगर घर जाने दो प्लीज़, मुझे घर जाने दो। अरे वाह, पहली बार किसी शेरनी को रोते हुए देखा है। फैसल की आवाज़ ने अनाया को हिला कर रख दिया था। अनाया ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ फैसल खड़ा अनाया की बेबसी का लुत्फ उठा रहा था। तुम देखो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। अनाया की रोते रोते हिचकियाँ बन गईं। अरे थप्पड़ पूरे कॉलेज के सामने, माफ़ी बंद कमरे में? ना 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 ना, ये तो अच्छी बात नहीं ना। फैसल ने बेरहमी से कहा, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना। मैं कॉलेज में सबके सामने भी आपसे माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ मुझे। अनाया से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। अरे अरे, अभी तो गेम शुरू हुआ है। अभी से माफ़ी मत मांगो मेरी शेरनी। अभी तो मुझे सब हिसाब सूद समेत लेना है। ये कहते ही फैसल तेज़ी से आगे बढ़ा और एक भरपूर थप्पड़ अनाया के गाल पर रसीद किया। अनाया का सर घूम गया। बुखार और थप्पड़ की शिद्दत से वो बेहोश हो गई थी। 2 बज गए हैं सुमन, अनाया तो 1:30 बजे कॉलेज से आ जाती है ना।
अम्मी ने घबराते हुए कहा, अरे अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? काशान भाई लेने गए हैं ना अनाया को? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मी ने बेचैनी से कहा, अम्मी एक तो आप फौरी परेशान हो जाती हैं। रुकिए, मैं काशान भाई से पूछती हूँ। सुमन ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। सुमन और अनाया इस घर की रौनक थे। काशान एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। काशान से 1 साल छोटी थी अनाया, सुमन से 10 साल छोटी थी। घर का सारा लाड प्यार अनाया को मिला था। घर भर की जान अनाया में थी। इस मिडिल क्लास फैमिली के पास प्यार और सुकून की दौलत थी। फैसल के कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुलाजमा और गनमैन्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। अनाया ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। गिरते वक्त उसका सर मेज़ के कोने से टकराया। खून की एक धार अनाया के माथे से निकलकर ज़मीन पर फैल रही थी। फैसल के दिल को कुछ हुआ। अनाया, वो चीखता हुआ अनाया के पास आया। इसके सर को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लगा। अम्मा, अब्बा, काशान, सुमन सब घर में बुत बने बैठे थे। शाम के 5 बज चुके थे और अनाया का कुछ पता ना था। काशान अनाया की सब फ्रेंड्स को कॉलेज के आस-पास के लोगों से पता कर आया, मगर किसी को कुछ पता ना था। अम्मा के आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके थे। काशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनको कुछ बुखार और खौफ की वजह से ये बेहोश हो चुकी हैं। थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। डॉक्टर ने फैसल को हदायत देते हुए कहा, ये मेडिसिन है, इन्हें खिला दीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर, फैसल ने डॉक्टर से मुसाफा करते हुए कहा। तुम ज़रा अनाया के पास रुको, होश में आती इसे खाना दो और मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी साहब जी, मुलाजमा ने सर हिलाते हुए कहा। रात के 8 बज रहे थे। काशान और उसके वालिद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा कर अभी घर पहुंचे थे। सुमन को सारा घर खाली खाली लग रहा था। वो कभी माँ को देखती, कभी दरवाजे की तरफ। उसे उम्मीद थी कि अनाया आ जाएगी। अनाया होश में आ चुकी थी। वो बिल्कुल गुमसुम बिस्तर पर बैठी थी। बीबी जी, खाना खा लें, मुलाजमा ने खाने की ट्रे रखते हुए कहा। अनाया ने जैसे सुना ही नहीं। बीबी जी, साहब का हुक्म है कि आपको खाना खिला दूं, ऐसे मत करें। साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा खा लें। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। मुलाजमा कमरे से बाहर चली गई। फैसल मुलाजमा और गनमैन के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसे अनाया को देखकर दुख हुआ। उसका दिल चाहा कि वो किसी भी तरह वक्त को वापस ले जाए। एक ही दिन में अनाया का रंग सफ़ेद, आंखें वीरान हो चुकी थीं। अनाया, फैसल ने होले से आवाज़ दी। अनाया की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो बेड के करीब आया। अनाया ने फैसल की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अनाया, प्लीज़ कुछ खा लो, उसके बाद तुम जो कहोगी वैसा ही करूँगा। फैसल ने इल्तिजा की। मुझे घर जाना है बस। अनाया ने अटल फैसला सुनाते हुए कहा। ओके डन, तुम बस खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। फैसल ने कहा, सुना नहीं तुमने, मुझे घर जाना है, कुछ नहीं खाना मुझे। अनाया भी अपने अल्फाज पर कायम थी। फैसल का दिल चाहा कि वो अनाया के आगे सर निडर कर दे और सरेंडर कर दे और उसकी हर बात मान ले, मगर वो अनाया को खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहते थे कि अनाया उससे दूर जाए। पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो खुद हैरान था। फ़िलहाल उसे अपने आप को मजबूत ज़ाहिर करना था। ठीक है, मत खाओ खाना, अब देखो कि क्या होता है। सॉरी, मत खाओ खाना, अब देखो क्या होता है। ये कहते ही फैसल गार्ड्स को आवाज़ देने लगा। जी साहब, हुक्म। गार्ड्स अंदर आते ही कहा। फैसल ने एक हुक्म दिया, नाउ गो, मुझे सुमन यहाँ चाहिए आधे घंटे के अंदर। अनाया की जान निकल गई। सुमन, आप ही को क्यों बुला रहे हैं आप? अनाया ने पूछा। सॉरी, एक और अगवा करवाना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारी बहन तुम्हें खाना खिलाएगी, उसकी बात तो मानोगी ना तुम? सुना है अगले महीने शादी है उसकी, मगर मेरी शेरनी को हिम्मत दिलाने के लिए वो मुझे यहाँ चाहिए। फैसल ने कहा। नहीं नहीं, आप ही को नहीं, प्लीज़, मैं खाना खाती हूँ, आप ही को नहीं। अनाया फैसल के कदमों में बैठी उससे इल्तिजा करने लगी। ओके, चुपचाप खाना खाओ, फैसल ने कहा। मुलाजमा ने उसे फ़र्श से उठाकर कुर्सी पर बिठाया। अनाया शिद्दत से रोते रोते खाने की कोशिश करने लगी। लगता है तुम्हारा रोना ऐसे बंद नहीं होगा। सुमन को फैसल ने धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं, प्लीज़, आप ही को नहीं लाओ यहाँ, मैं नहीं रो रही। अनाया ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और खाना खाने लगी। अब मुझे घर जाना है, अनाया ने खाना खाते ही कहा। अब मुझे तुमसे निकाह करना है, फैसल ने दो बदू जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मैं जा रही हूँ। अनाया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। शौक से जाना, मगर मुझे शौहर होने का इख्तियार देकर जाना। फैसल एकदम सामने आ गया। अनाया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। देखो प्लीज़, मेरा नाम फैसल है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड सयासी है। लिसन, अरे एक तो तुम कितना रोती हो। ये घर मेरे नाम है, इसके अलावा फार्म हाउस, बैंक बैलेंस, सेटल्ड है। मॉम और डैड इंग्लैंड में है, ज़मीन और गाड़ी सब कुछ है मेरे पास। फैसल बता रहा था। जस्ट शट अप। अनाया ने उसकी बात काटते हुए कहा। मुझे तुम में या तुमसे जुड़ी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी मंगनी बचपन में ही मेरी कज़न से हो चुकी है, सो प्लीज़ तुम कहीं और कोशिश करो। अनाया ने फैसल को घूरते हुए कहा।
ओह सॉरी सॉरी, ठीक है, निकाह का प्रोग्राम कैंसिल, अभी तुम आराम करो, रात के 9 बज रहे हैं, सुबह मिलते हैं, फैसल ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। ओह हेलो मिस्टर एक्स वाई जी, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अनाया भी दरवाजे की तरफ बढ़ी। जी जी आप जाएं, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने फैसल को हैरान होकर देखा कि उसे क्या हो गया है, मगर उसे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना था। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। फैसल के लबों पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अनाया कमरे से बाहर निकली तो एक बहुत बड़ा बरामदा था, जगह जगह पर गनमैन्स खड़े थे। अनाया के कदम मज़ीद तेज़ हुए। बरामदे के इतराफ में बड़े कमरे थे। बरामदा ख़त्म हुआ तो आगे एक वसी और अरीज सहन था। अनाया तेज़ी से सहन में भागने लगी। काफ़ी बड़ा सहन अबूर करने के बाद उसे मेन गेट नज़र आया तो उसकी जान में जान आई। अनाया भागकर गेट के पास पहुंची। ये लोहे का बहुत बड़ा गेट था जो मुकम्मल तौर पर मुकफिल था। गेट के साथ मौजूद दीवारें काफ़ी ऊंची थी, जिन पर खारदार तारें लगी हुई थी। गेट के साथ मौजूद कुर्सी पर एक चौकीदार मौजूद था। इसके साथ भी 2 गनमैन मौजूद थे। घर की निगरानी के लिए हर तरफ सीसीटीवी कैमरेस लगे थे। गेट खोलो, अनाया ने गुस्से से चौकीदार से कहा। सॉरी महम साहब जी की इजाज़त के बगैर हम गेट नहीं खोल सकते। चौकीदार ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साहब जी से पूछ कर ही यहाँ तक आई हूँ, गेट खोलो। अनाया चीखी। नहीं नहीं, हमको गेट खोलकर साहब के हाथों से मरना नहीं, चौकीदार ने जवाब दिया। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो इसके होश उड़ गए। पीछे एक बहुत बड़ा बुलडॉग खड़ा था। अनाया चीखी और सहम कर सामने दीवार से लगकर खड़ी हो गई और सामने पिलर से टेक लगाए खड़ा फैसल अनाया को देखकर महफूज हो रहा था। तो तुम पागल हो, इतने बड़े कुत्ते को खुला छोड़ा हुआ है? अनाया ने डरते हुए चौकीदार से पूछा। बुलडॉग और अनाया में सिर्फ 3 फीट का फासला था। अनाया ने बेबसी से फैसल की तरफ देखा, जो अनाया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम अभी तक गई नहीं, फैसल ने जान बनते हुए कहा। गेट खुलवाओ, अनाया ने सहमी आवाज़ में फैसल को कहा। ये गेट तो अब मिसेस फैसल ही खुलवा सकती हैं, आगे आपकी मर्जी, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने रोना शुरू कर दिया। वो जान चुकी थी कि मुकाबिल अपनी ज़िद का पूरा है। वो किसी भी कीमत रात यहाँ नहीं गुजारना चाहती थी। उसे अभी सिर्फ घर जाना था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर उसने कहा ठीक है और रोती हुई कमरे में भाग गई। आधे घंटे के अंदर अंदर निकाह का इंतज़ाम हुआ। जाने कब निकाह हुआ, कौन गवाह थे, अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे, सब जा चुके थे। फैसल कमरे में दाखिल हुआ। अनाया के आंसू अब भी बह रहे थे। फैसल जानता था कि अनाया से अभी कोई बात ना की जाए तो बेहतर है। चलो अनाया, घर छोड़ के आऊँ तुम्हें, फैसल ने धीरे से कहा। अनाया फैसल को बिना देखे कमरे से निकल गई। फैसल भी अनाया के पीछे चलने लगा। दोनों गेट के पास खड़ी कार के पास आए थे। फैसल ने ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहा। फैसल ने अनाया के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। अनाया कार में बैठी, फैसल खुद भी बैठ गया। कार स्टार्ट कर दी। कार में खामोशी छाई हुई थी। अनाया, फैसल ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा। अनाया की तरफ से कोई जवाब न पाकर फैसल दोबारा बोला। अनाया, आई नो ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर मेरी ये मोहब्बत पाकीज़ा है, इसलिए तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अपने नाम के साथ जोड़ लिया। कोशिश करूँगा कि तुम्हें हर खुशी दे सकूँ। जब तक तुम ना चाहो मैं इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। बस तुम मुझे छोड़ना मत। अनाया मुसलसल कार से बाहर देख रही थी। उसने फैसल की तरफ देखा तक नहीं था। ये मोबाइल, फैसल ने कार के डैशबोर्ड पर पड़े नए मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये मोबाइल मैंने तुम्हारे लिए लिया है, इसमें मेरा नंबर सेव है। याद रखना, मोबाइल कभी भी बंद ना हो, क्योंकि मैं मोहब्बत और नफरत दोनों में जुनूनियत का कायल हूँ। ये कहते ही फैसल ने ज़बरदस्ती मोबाइल अनाया के हाथ में थमाया। अनाया के घर के करीब पहुंचकर कार रुकी। अनाया तेज़ी से कार से उतरी और दरवाज़ा पीटने लगी। काशा ने दरवाज़ा खोला। अनाया काशन के गले लगते ही बेहोश हो गई। फैसल ये सारा मंजर कार में बैठा देख रहा था। इसका दिल चाह कि वह अनाया को जाकर पकड़े, मगर अनाया की बदनामी के डर से उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। अनाया के होश में आते उसने अम्मी, बाबा, सुमन आपी और काशान भाई के परेशान चेहरे देखे। वो उठकर सुमन के गले लगे और रोते रोते सारी कहानी सुना दी। काशन का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा कि अभी जाकर फैसल का घर तलाश कर और उसका गला दबा दे। बाबा ने बहुत मुश्किल से काशन को संभाला। रात भर सब यही सोचते रहे कि अब क्या करना है। आखिर फैसला हुआ कि सुबह होते ही अनाया को कुछ दिनों के लिए हैदराबाद भेज दिया जाए। अनाया के मामूर ममानी हैदराबाद में रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। ये भी फैसला हुआ कि अनाया खुदा की दरख्वास्त हाय करेगी और बदमाश फैसल से उसकी जान छुड़वाई जाए। सुबह होते ही अनाया और काशान ट्रेन में सवार हो गए। उसके लिए अनाया को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो उसे हर कीमत पर अपने सामने देखना चाहता था। पिछले 2 घंटे से अनाया का मोबाइल भी बंद था। उसका गुस्सा इंतहा पर था। अब तुम नहीं बचोगी अनाया, कहते हुए उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और अपनी महलनुमा हवेली से बाहर निकल गया। वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा था, मगर इंतहाई बिगड़ा हुआ लड़का था।
इकलौता होने के बायस वो नाज़ों में पला था। कॉलेज में उसका एक अपना गैंग था जिसका वो सरबराह था। सबसे लड़ना, मारपीट, होंस जमाना इसका पसंदीदा काम था। मगर इस एक लड़की अनाया ने इसको सब कुछ भुला दिया। अनाया काशान टैक्सी से उतरे और हैदराबाद में आकर टैक्सी तलाश करने लगे। ओ नो शिट यार, ये मोबाइल बैटरी भी अभी डेड होनी थी। काशा ने परेशान होकर कहा। जी भाई, अम्मी पापा भी परेशान होंगे। अनाया ने पर्स से करते हुए कहा। पर्स में से वो मोबाइल निकल आया जो फैसल ने दिया था। अनाया ने एहतियात के तौर पर मोबाइल अपने पास रखा था। वो इतना जान गई थी कि फैसल जनूनी शख्स है, मगर सुबह हैदराबाद के लिए निकलते ही उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। सुमन को अपनी खैरियत की इत्तला देने के लिए उसने मोबाइल ऑन किया। काशान की आवाज़ आई, टैक्सी, आओ बैठो। अनाया काशान अनाया ने देखा तो मोबाइल पर तकरीबन 254 मैसेजेस रिसीव हुए थे। उसने ओपन किया। अनाया ने मैसेजेस एक एक करके ओपन किए थे। हेलो अनाया। अनाया, फ़ोन क्यों ऑफ है? प्लीज़ ऑन करो। मना किया था ना मोबाइल ऑफ करने से। अनाया, प्लीज़ यार ऑन करो मोबाइल, तुम अच्छा नहीं कर रही। इस तरह के कई मैसेजेस मोबाइल स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। सॉरी रीडर्स, यहाँ पर जो है ये फुल स्टॉप जो आ जाता है ना, इसकी वजह से पूरा सेंटेंस जो है आगे पीछे हो जाता है। तो प्लीज़ उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक से पढूं, लेकिन मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। इस तरह के कई मैसेजेस मोबाइल स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। बेवकूफ़, बदतमीज़, पता नहीं क्या क्या समझता है खुद को। माई फुट। अनाया आहिस्ते से बड़बड़ाई। क्या हुआ अनाया? सुमन को फ़ोन मिलाओ। काशा की आवाज़ आई। जी भाई। अनाया ने सुमन का नंबर डायल करते हुए कहा। हेलो आपी। जी हम खैरियत से पहुँच गए हैं। जी आप ही बस रास्ते में हैं। जी आप ही घर पहुंचकर सबसे बात करूंगी इंशाल्लाह। जी अल्लाह हाफिज़। अनाया ने जैसे ही कॉल बंद की, फैसल की कॉल आने लगी। इसने कॉल काट दी, मगर फैसल दोबारा कॉल कर रहा था। काशान उसे अनाया को शदीद गुस्सा और उसने मोबाइल चलती टैक्सी से बाहर फेंक दिया और काशा ने उसे हैरत से देखा था, मगर कुछ कहा नहीं। अचानक से सामने से पुलिस वैन आती दिखाई दी। वैन ने टैक्सी ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। पुलिस वैन से कुछ एहलकार उतरे और उन्होंने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर और काशन को उतरने का इशारा किया। काशन और ड्राइवर को उतरते ही पुलिस एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये क्या, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? अनाया ने घबराते हुए कहा। ओ बीबी, हमें इत्तला मिली है कि तुम तीनों चोर हो, वारदातें करते फिर रहे हो। एक एहलकार ने कहा। फिर ऐसी कोई बात नहीं, हम तो शहर में नए हैं। काशन ने कहा। ओए, बहाने बनाना बंद कर, बाकी बात थाने चल के करना। एहलकारों ने उन्हें वैन में बिठाया और थाने ले गए। देखें सर, आपको गलतफहमी। अनाया ने बोलते बोलते सामने देखा तो काम कर रह गई। थाने के कमरे में कुर्सी पर फैसल बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर लोग। फैसल जल्दी से बोला। एक्सक्यूज़ मी सर, ये झूठ बोल रहा है, हम बेकसूर हैं। ये शख्स पता नहीं कौन है और क्या बकवास कर रहा है, हम तो उसे जानते तक नहीं। काशान बोला। ओ हेलो मिस्टर, बहुत जल्द पता लग जाएगा कि कौन हूँ मैं, फैसल ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। अनाया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो अपना सर थामे खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि कल रात मेरा नया मोबाइल कराची से चोरी हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने मोबाइल की लोकेशन अपने पास सेव कर ली थी। 80,000 का मोबाइल था वो। मैं कॉल करके कह रहा था कि मेरा मोबाइल वापस करो, मगर इन लोगों ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल ही टैक्सी से बाहर फेंक दिया। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया की आंखें खुली के खुली रह गई। ये झूठ बोल रहा है, अनाया ने चीखते हुए कहा। ओ रियली? फिर आप बताएंगे कि सच क्या है? फैसल अनाया को देखते हुए बोला। अनाया का दिल चाहा कि वो फैसल का सर फाड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा नुकसान पूरा करके दें, मुझे बस 80,000 दिलवाएं, फैसल संजीदगी से बोला। काशान की आंखें हैरत से फैल गई। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस चीज़ के 80,000 रुपये दें हम तुझे? काशान का दिमाग घूम रहा था। ओए, हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला। 2 दिन हवालात की हवा खाएगा ना तो सब मानेगा। डालो इसे हवालात में, इंस्पेक्टर ने काशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरे भाई को छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज़ भाई को नहीं, प्लीज़ हमारा यकीन करें कि शख्स झूठ बोल रहा है। अनाया चीखते चीखते रोने लगी। ओ बीबी, जाओ जाकर पैसों का या वकील का इंतज़ाम करो, ये रोना धोना बाहर जाकर करो। काशान को लॉकअप किया जा चुका था। अनाया ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ओके इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ, जब पैसे मिले तो मुझे बता देना।
फैसल ने इंस्पेक्टर से मुसाफा करते हुए कहा। फैसल ने अनाया को एक नज़र देखा और बाहर निकल गया। अनाया तेज़ी से फैसल के पीछे भागी थी। थाने से बाहर निकलते ही अनाया ने एक जोता थप्पड़ फैसल को रसीद किया। बेशरम घटिया इंसान, क्या समझते हो तुम, इस तरह की नीच हरकतें करके। अभी अनाया की बात पूरी ना हुई थी कि फैसल ने एकदम अनाया को बाजू से पकड़ा और गाड़ी में धक्का दिया। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अनाया की चीखों पुकार जारी थी। फैसल ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी को लॉक किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनाया पागल हो चुकी थी। वो अपने हाथों से कभी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, कभी फैसल को मारती। फैसल के लिए ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी, गाड़ी की बैक सीट पर पड़ा एक बैग उठाया और उसमें से हथकड़ी निकाली। अनाया के दोनों हाथ पकड़े और पीछे की तरफ करके हथकड़ी लगा दी। गाड़ी स्टार्ट कर दी। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे डरती नहीं, छोड़ो मुझे। अनाया सारे रास्ते चीखती रही, मगर फैसल खामोशी से ड्राइव करता रहा। गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। फैसल गाड़ी से उतरा, अनाया को गाड़ी से निकाला और होटल के अंदर ले गया। अनाया की चीखों पुकार होटल में भी जारी थी। वो नहीं जानती थी कि होटल भी फैसल का है और पूरा स्टाफ फैसल के हुक्म का पाबंद है। फैसल अनाया को होटल के कमरे तक लेकर गया और उसे बेड पर फेंका। अनाया के हाथों में हथकड़ी अभी तक लगी हुई थी। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। फैसल वॉशरूम चला गया। शावर लेकर वो जब बाहर निकला तो अनाया भी औंधे मुँह बेड पर पड़ी रो रही थी। दरवाज़ा नॉक हुआ। फैसल ने जवाब दिया, यस कम इन। सर व्हाट वुड यू लाइक इन लंच? सर व्हाट वुड यू लाइक इन लंच? अंदर आने वाली लड़की ने पूछा। एक प्लेट बिरयानी एंड चिकन कढ़ाई। फैसल ने तसल्ली से जवाब दिया। और सर मैम क्या लेंगी? लड़की ने बेड पर औंधे मुँह पड़ी अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैम को कुछ नहीं चाहिए, आप जाएं। फैसल ने बेरुखी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। फैसल ने सुकून से खाना खाया। वो अनाया को मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। अनाया रो रो कर निढाल हो गई थी। फैसल ने पॉकेट से मोबाइल निकाला और थाने का नंबर डायल किया। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बना मेरे काम का? कब तक मिलेंगे मुझे पैसे? अनाया के कान खड़े हो गए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतनी आसानी से वो चोर का बच्चा नहीं मानेगा। आप टॉर्चर सेल में शिफ्ट करें उसे, मैं भी वहीं। फैसल की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि अनाया चीखने लगी। नहीं नहीं प्लीज़ नहीं फैसल प्लीज़। फैसल ने जल्दी से कॉल बंद की। अनाया के पास पहुंचकर उसे सीधा किया। इसकी हथकड़ी बोली। अनाया ने फैसल के आगे हाथ जोड़े। प्लीज़ मैं आइंदा तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरे काशन भाई को छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ रहम करो मुझ पर, प्लीज़ फैसल प्लीज़। अनाया के रोने में शिद्दत आ चुकी थी। तुम हुक्म करो जाने फैसल, आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम पहली बार सुना है। कहो तो जान दे दूँ? फैसल ने अनाया के हाथों को चूमते हुए कहा। मुझे काशन भाई के पास ले चलो प्लीज़। अनाया ने फिर दरख्वास्त की। प्लीज़ मुझे काशन भाई के पास जाना है। अनाया ने फिर दरख्वास्त की। ओके पहले खाना फिर बाकी बातें। फैसल ने अनाया से नरमी से कहा। नहीं बस मुझे काशन भाई के पास ले चलो। अनाया ने रोना बंद नहीं किया। उफ ओके ना यार, पहले खाना तो खा लो, शाम के 6 बज रहे हैं और तुम हो के एडवेंचर करने पर तुली हुई हो। फैसल ने नरमी से कहा। मेरे काशन भाई को। अनाया की बात मुकम्मल न हुई थी कि फैसल ने उसके लबों पर अपना हाथ रखा। एकदम चुप बनाया। अभी तक काशन को हाथ भी नहीं लगाया। बट अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो शायद हम काशन से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे, समझदार हो तुम? फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया खौफ से काम कर रहेगी। वो फैसल को देखती रह गई। मैंने रात ही तुमसे कहा था अनाया कि मैं मोहब्बत और नफ़रत दोनों में जनूनियत का काहिल हूँ। हमारे निकाह के बाद मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझसे दूर मत जाना, तो मुझे बिना बताए कराची से निकली। फैसल का लहजा तल्ख हुआ। मैं सिर्फ अपने मामू से मिलने आई थी। अनाया ने बेचारगी से कहा। तुम ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकती मेरी शेरनी। फैसल ने अनाया का हाथ थामते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा कि मोबाइल ऑफ ना हो, तुमने उसको भी तोड़ दिया। अनाया ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। आई एम सो सॉरी प्लीज़। अनाया ने लड़े से वजूद के साथ जवाब दिया। अनाया मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बट इतना याद रखना कि तुम मुझसे दूर भागी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। फैसल ने सख्ती से कहा। बेहतर यही कि मेरी अनाया को मुझसे दूर ना किया जाए, वरना मेरे पागलपन की इंतहा ख़तरनाक होगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझ गई ना? फैसल ने अनाया की आंखों में झांकते हुए पूछा। जी जी। अनाया ने कांपते वजूद के साथ जवाब दिया। गुड गर्ल। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना आ चुका था। अनाया ने खाना खाया। वो सिर्फ काशन भाई के बारे में सोच रही थी। अनाया उठो चले। फैसल की आवाज़ ने उसे सोचों से बाहर निकाला। कहाँ? अनाया ने डरते हुए सवाल किया। डरो मत, तुम अपने शौहर के साथ हो, जहाँ मेरा दिल चाहे ले के जा सकता हूँ।
अपनी क्यूट सी वाइफ को इतना हक तो बनता है मेरा। फैसल ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा। हम काशन भाई के पास जा रहे हैं ना? अनाया ने जल्दी से पूछा। हम कराची जा रहे हैं मेरी जान। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? नहीं प्लीज़, मुझे काशन भाई के पास जाना है। अनाया के आंसू फिर जारी हो गए। अनाया प्लीज़ बात को समझो, मुझे कराची जाना है तो अपनी जान को साथ लेकर जाना है। काशन मुझे देखकर गुस्सा करेगा और मैं उससे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई तुम्हारे शरीफ से शौहर से पिटे? फैसल ने अनाया से पूछा। अनाया बेयकीनी से फैसल को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सॉरी माई क्यूट वाइफ, मैं अपनी प्यारी वाइफ को थाने नहीं लेकर जा सकता, यकीन करो। जितनी जल्दी हम कराची पहुंचेंगे इतनी जल्दी काशन बाहर आएगा। फैसल ने यकीन दिलाते हुए कहा। तुम इंतहाई। अनाया कुछ कहने चाहती थी कि मेरी शेरनी, हम कराची जाकर अपनी जंग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फैसल तेज़ी से बोला। अब चलें, काशन को जेल में और वक्त गुजारना है। अनाया पैर पटकती हुई गुस्से से कमरे से बाहर निकली। फैसल मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया उसके पीछे। अनाया, वो दोनों कराची पहुंच चुके थे। फैसल गाड़ी में अनाया को उसके घर की तरफ लेकर जा रहा था। काशन भाई की फिक्र होने लगी थी उसको, तो उसकी आंखों में नमी फिर से नमूदार होना शुरू हो गई। ओ कमन यार, फिर से रोना? सीरियसली अनाया, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। अब अगर एक बार भी आंसू आंखों से गिरा तो अभी की अभी किसी की गाड़ी के साथ मार दूंगा। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने घूर कर फैसल को देखा और अपने चेहरे को रगड़ कर साफ किया। बदतमीज़ जाहिल इंसान, अब मेरे रोने पर भी पाबंदी लगाएगा। अनाया मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। कुछ कहा क्या? मिसेस फैसल ने अनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, अनाया ने सख्ती से जवाब दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। यकीन करो अनाया, तुम मुझसे दूर जाती हो ना तो दिल करता है। मैं बहुत तन्हा हूँ, सिर्फ तुमसे थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी अपनाना चाहता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुम पर कोई हक नहीं जताया, ना ही तुमसे किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ। मगर नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं किस हद तक जाऊँगा मैं खुद नहीं जानता। फैसल बोल रहा था। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कहोगी नहीं? फैसल ने आज से पूछा। काशन भाई कब आएंगे? फैसल ने आज से अनाया ने बेबसी से पूछा। उफ तौबा है अनाया, तुम्हारा शौहर तुमसे दीवानगी की बातें कर रहा है, तुम हो कि अपने भाई को सोचे जा रही हो। बिलीव मी माई डियर वाइफ, इतना भी जालिम नहीं हूँ मैं कि अपने साले साहब को कुछ होने दूँ। तुम्हारे घर पहुँचने के पूरे 30 मिनट बाद काशन घर पहुँचेगा, फैसल बोला। अनाया का घर आ गया था। वो गाड़ी से उतरने लगी मगर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा खोलें, अनाया ने सख्ती से कहा। अभी दिल नहीं कर रहा यार कि तुम्हें जाने दूँ। फैसल ने अनाया को प्यार से देखते हुए कहा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलें, अनाया गुस्से से बोली। दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। अनाया को गुस्सा आने लगा। फिर कब मिलोगी? फैसल ने पूछा। अब मुझे जाने दो, अनाया ने गुस्से से कहा। पता नहीं मैं कैसे रहूँगा तुम्हें देखे बिना। फैसल ने प्यार से कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? लॉक खोलो। अनाया का गुस्सा बढ़ रहा था। एक शर्त पर, फैसल संजीदगी से बोला। अब क्या? अनाया ने हैरान होकर पूछा। ये मोबाइल अपने पास रखो और जब मैं रब्ता करूँ तब मुझसे बात करोगी। फैसल ने अनाया की तरफ एक नया मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। कितना को उम्मीद है कि नया मोबाइल आता ही जा रहा है। शोखा। क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, दरवाज़ा खोलो। अनाया ने साफ इनकार किया। पहले मोबाइल लेने का इल्ज़ाम वो देख चुकी थी, अब मोबाइल लेकर वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। ओके, ऐसे विश मत लो, फैसल मोबाइल पॉकेट में डालते हुए कहा। अनाया ने शुक्र अदा किया कि जान छुटी, मगर फैसल अदा किया कि अगले जुमले ने अनाया के होश उड़ा दिए। चलो अनाया सो जाओ, फैसल ने कहा। गाड़ी की सीट से टेक निकाली और अपनी आंखों पर बाजू रख लिए। ओ हेलो, ये क्या मजाक है? दरवाज़ा खोलो, अनाया चीखी थी। सोने तो अनाया, रात के 12 बज रहे हैं, थक गया मैं, फैसल ने आंखों पर बाजू रखते हुए जवाब दिया। देखो बहुत मजाक हो गया, अब तुम हद से बढ़ रहे हो, अनाया चीखी। फैसल ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा खोलोगे या मैं कुछ मार कर तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ूं? अनाया को शदीद गुस्सा आ रहा था। कोई और इंसान होता तो शायद अनाया उसका सर फाड़ देती, मगर मुकाबिल फैसल था, जिसकी जनूनियत ने अनाया को खौफज़दा कर दिया था। वो जान चुकी थी कि फैसल जो कह दे वो करता भी है। उससे डर लगा कि वाकई कहीं रात कार में ही ना गुजारनी पड़ जाए। अच्छा लाओ दो मोबाइल, अनाया ने मजबूर होकर कहा। फैसल टस से मस ना हुआ। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अनाया चीखी। फैसल पर कोई असर ना हुआ। अनाया ने गुस्से से फैसल को झंझोड़ते हुए कहा। ओ पागल इंसान, मोबाइल दो और दरवाज़ा खोलो कार का। फैसल मुस्कुराते हुए उठा, अनाया को मोबाइल पकड़ाते हुए बोला।
याद रखना इसमें कोई चालाकी नहीं। फैसल ने लॉक खोला और अनाया तेजी से बाहर निकल गई। सुबह 9 बजे अनाया की आँख खुली। इतवार का दिन था। बाहर लॉन्च में अम्मा, बाबा और काशान भाई सर पकड़े बैठे थे। सुमन आप ही किचन में थी। अनाया भी किचन में आ गई। अनाया ने पूछा, क्या हुआ है आप ही सबको? और यासिर इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं क्या? बताओ अनाया। आज पप्पू क्या? अनाया ने हैरत का इजहार किया। दोनों हम उम्र थे और दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। ये वजह थी कि यासिर अनाया का मंगेतर था। दोनों की बात बचपन में तय कर दी गई थी। फुप्पो बहुत सॉफ्ट नेचर की मालिक थी। फुप्पा की डेथ के बाद वो इंग्लैंड चले गए। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यासिर की परवरिश की थी। कोई और वक्त होता तो अनाया खुशी से झूम उठती, मगर इस वक्त जो हालात थे उन्होंने सबको परेशान कर दिया। अनाया की नज़र सुबह मोबाइल पर पड़ी तो 25 मैसेजेस थे। उसने मैसेजेस ओपन किए। हेलो स्वीटहार्ट, गुड मॉर्निंग, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कहाँ हो? अब अनाया रिप्लाई मिलेगा। उफ प्लीज़ रिप्लाई यार, बहुत बुरा कर रही हो तुम। मैसेजेस पढ़कर भी अनाया सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी डोरबेल बजी। अनाया बाहर आओ, पुप्पो आई है। सुमन आप ही अनाया को बुला रही थी। सब पुप्पो यासिर से मिले। चाय का दौर चला। अनाया बर्तन धोने किचन में गई तो पीछे पीछे यासिर भी चला आया। यासिर ने चहकते हुए कहा, हेलो अनाया, खैरियत है? नो लिफ्ट का बोर्ड क्यों लगाया हुआ है तुमने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अनाया ने घबराते हुए कहा। तो फिर कैसी बात है? यासिर ने उसी के अंदाज में पूछा। इतने में सुमन आप ही किचन में दाखिल हुई। अरे यासिर तुम यहाँ हो? अम्मी और पापा याद कर रही हैं तुम्हें। कोई तंग करने वाला नजर से नहीं आ रहा है इनको। सुकून अच्छा नहीं लग रहा ना इस कमरे में? आप ही ने हंसते हुए कहा। ओहो, उड़ा लें आप ही मेरा मजाक। बस ज़रा अनाया फ्री हो जाए तो हम दोनों सब ठीक कर देंगे। क्यों अनाया? यासिर ने अनाया को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ ठीक है, अभी जाओ तुम। अनाया आने वाले वक्त का सोचकर घबरा रही थी। अनाया, आर यू ऑल राइट? यासिर को अनाया की काफ़ी फिक्र थी और वो उसे काफ़ी परेशान लगी थी। अरे यासिर, वो अनाया ने भी 2 हफ्ते पहले ही कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, तो बस वो पढ़ाई का सोच सोच कर ही परेशान रहती है। आप ही ने बस संभालते हुए कहा। अरे बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना अनाया, पता है मैं भी इसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा और पिक एंड ड्रॉप भी। यासिर भी बोल रहा था कि अनाया के हाथ से ग्लास टूट कर गिरा। ओहो अनाया, ध्यान से, कांच तो नहीं लगा तुम्हें? यासिर ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ, अनाया ने सर हिलाकर जवाब दिया। यासिर पप्पू की आवाज़ आई। जी अम्मी आया। यासिर किचन से निकला। अनाया क्या हो गया है? संभालो खुद को, ऐसे रिएक्ट करोगी तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़ संभालो खुद को, आप ही ने अनाया को समझाते हुए कहा। आप ही, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सबको मार देगा। आप ही, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ आप ही इस दलदल से निकालो मुझे। अनाया सुमन के गले लगकर रोने लगी। रात हुई तो अनाया कमरे में आई। मोबाइल चेक किया तो कोई मैसेज या कॉल नहीं थी। अनाया को हैरानियों के मुकाबले इतना खामोश कैसे हो गया? उसे डर लगा कि खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा ना हो। अगले दिन अनाया जल्दी तैयार हुई और यासिर को साथ लिए बिना कॉलेज चली गई। यासिर ने उससे कहा भी था कि सुबह साथ चलेंगे, मगर फैसल की जनूनियत का ख्याल ही अनाया को खौफ में मुब्तला कर रहा था। कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो गेट के पास ही राबिया मिल गई। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अनाया से पूछे कि वो कहाँ चली गई थी। सब जानते थे कि फैसल को मारा गया थप्पड़ उसने नज़रअंदाज नहीं किया होगा, मगर ये बात फैसल के ग्रुप के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो अब अनाया फैसल की हैसियत से कॉलेज में आई है। राबिया और अनाया क्लासेस लेने चले गए। क्लास के बाद अनाया और राबिया ग्राउंड की तरफ जा रहे थे कि सामने से यहाँ से आता दिखाई दिया। राबिया कैंटीन चली गई, जबकि अनाया को वहीं रुकना पड़ा। हद है अनाया, वैसे मैं तुमसे शदीद किस्म का नाराज़ हूँ, यासिर ने कहा। क्यों? मैंने क्या किया? अनाया ने इधर उधर देखते हुए पूछा कि कहीं फैसल ना आ जाए। ओए मैं इधर हूँ, तुम यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रही हो? यासिर ने अनाया के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। जल्दी बोलो, सुन रही हूँ। अनाया जल्दी से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। मुझे बताओ कि सुबह मुझे साथ लेकर क्यों नहीं आई? सुबह मुझे देर हो रही थी, अनाया ने कहते हुए नजरें उठाई तो रंग फक हो गया। कुछ ही फासले पर फैसल के ग्रुप का मेंबर साथ खड़ा था, जो मोबाइल पर शायद फैसल से भी बात कर रहा था और अनाया और यासिर की तरफ ही देख रहा था। मुझे सुबह देर हो रही थी, अनाया ने कहते हुए नजरें उठाई थी।
मुझे क्लास लेनी है, तुम बचकाना बातें मत किया करो मेरे साथ। अनाया जल्दी से बोलकर चली गई। यासिर उसे जाते देखता रह गया। सारा दिन कॉलेज में अनाया को ये धड़का लगा रहा कि अभी कहीं से फैसल आ जाएगा और उससे यासिर के बारे में पूछेगा, मगर अनाया को कॉलेज में फैसल नजर ही नहीं आया। अनाया घर पहुंची तो सब खाने लगे थे। आओ आओ बेटा, बस तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था, पप्पू ने अनाया को देखते ही कहा। मुझे भूख नहीं है, यासिर खाना छोड़ कर कमरे में चला गया। काशा ने हैरत से पप्पू को देखा। उससे क्या हुआ पप्पू? पता नहीं बेटा, कॉलेज एडमिशन के लिए गया था तो बहुत खुश था कि शुक्र है पाकिस्तान में अनाया के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, मगर जब से कॉलेज से आया है मूड ऑफ किया हुआ है। कह रहा है कि मुझे अब कोई एडमिशन नहीं लेना। अनाया तुम्हें पता है क्या बेटा, क्या हुआ उससे? यासिर को तो गुस्सा आता ही नहीं। क्या हुआ कॉलेज में? पप्पू ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं पप्पू, मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ। अनाया घबरा गई। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्या ज़रूरत है उसे यासिर से तल्खी से बात करने की। अनाया, सुमन आपी ने कमरे में दाखिल होते ही अनाया को आवाज़ दी। जी आपी, अनाया ने जवाब दिया। गुड़िया मुझे बताओ, तुम्हारी और यासिर की क्या बात हुई है कॉलेज में? आपी ने नरमी से पूछा। क्या बात होनी हमारी? अनाया ने साफ मुकरते हुए कहा। कुछ नहीं आपी। अनाया, आजकल तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में लेने लगी हो, मगर जो भी हो मैं इसमें यासिर का कोई कसूर नहीं। उसे किस बात की सज़ा दे रही हो? आप ही ने इस्तफसार किया। अनाया की आंखें नम होने लगी। आप ही अब जानती है ना कि मैं सब क्यों कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि यासिर को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। आप ही फैसला बहुत ख़तरनाक है, वो बिल्कुल पागल है। आप ही बिल्कुल पागल, मुझे बहुत डर लगता है। आप ही बहुत डर। अनाया फूट फूट कर रोने लगी। सुमन से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई थी, वो भी अनाया के गले लगकर रोने लगी। रात के खाने पर भी यासिर नहीं आया, सब परेशान हो गए। आप लोग फिक्र न करें, मैं भी यासिर को कान से पकड़ कर लाती हूँ। चलो अनाया, तुम भी मेरे साथ। सुमन ने अनाया को उठने का इशारा किया। अनाया भी सुमन के साथ यासिर के कमरे की तरफ चल दी। सुमन यासिर के कमरे में दाखिल होते ही बोली, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। अनाया चलो सॉरी बोले यासिर को। आप ही ने अनाया को कांच खींचते हुए कहा। उफ आपी, आराम से, अनाया दर्द से चिल्लाई। आप ही नहीं प्लीज़, अनाया को दर्द हो रहा होगा। यासिर बेड से खड़ा होता हुआ बोला। वो शुरू से ही ऐसा था, अनाया के मामले में हर दर्जा हसास। चोट अनाया को लगती तो दर्द यासिर को होता। ओके, तुम्हारे कहने पर छोड़ रही हूँ उसे। अब जल्दी से सुलह करो तुम दोनों, सुमन वार्न करते हुए बोली। मैं 2 मिनट में आई, ये कहकर सुमन बाहर चली गई। नाराज़ हो? अनाया ने यासिर से पूछा। नहीं, हमारी दोस्ती ही कब थी जो नाराज़ हो गया? यासिर ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है फिर एक काम करना। अनाया की हिस्स मज़ा फड़की। क्या? यासिर ने पूछा। तुम तुम ना 10-12 दिन और खाना मत खाना, खर्चा कम होगा हमारा। अनाया मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उफ शुक्र है तुम मुस्कुराई, तो जब से आए हूँ तुम्हारी एक स्माइल देखने के लिए तरस गया था यार। यासिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। इतने में सुमन आई। अंदर आते ही बोली, यासिर सॉरी बोला। यासिर सॉरी बोला। अनाया ने तुम्हें या और कान खींचो इसके। नहीं नहीं, आप ही कान पकड़ कर सॉरी बोला है मैंने, सच्ची। अनाया मासूमियत से बोली। तीनों हंसने लगे, खाना खाने चल दिए। अगले दिन यासिर का कॉलेज में एडमिशन हो गया था। इस दिन भी फिर से कॉलेज नहीं आया। अनाया ने सुकून का सांस लिया। घर आकर मोबाइल देखा तो कोई मैसेज या कॉल नहीं थी। अनाया को हैरानी हुई, मगर एक सुकून था कि जान बची हुई थी। अनाया से साथ कॉलेज जाने लगे। आज तीसरा दिन था, मगर फैसले का कुछ पता नहीं था। अनाया हाँ, अनाया 1 बजे तक कॉलेज के गेट के पास अनाया मैं 1 बजे तक कॉलेज के गेट के पास तुम्हारा वेट करूँगा, फिर दोनों साथ ही घर चलेंगे, यासिन ने अनाया को कहा। ठीक है, अनाया ने सर हिलाया। अनाया की क्लास 12 बजे ही ख़त्म हो गई थी। वो कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी कि सामने से साथ आता दिखाई दिया। भाभी, फैसल भाई का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं, साथ ने अनाया की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। भाभी, अनाया परेशान होने लगी। पहले सोचा मना कर दे, मगर फैसले की जरूरियत का सोच कर ही काम उठी। अनाया ने साथ से मोबाइल ले लिया, साथ वहाँ से चला गया। क्या है? अनाया मोबाइल कान से लगाते हुए गुस्से से कहा। उफ, मेरे 3 दिन कॉल या मैसेजेस न करने पर इतना गुस्सा? फैसल मासूम से लहजे में बोला। बस कह दिया जो कहना था तुमने, अब बाय। अनाया को गुस्सा आया। हाँ अनाया, फ़ोन बंद करने की गलती मत करना। अच्छा नहीं लगेगा कि आज सारा कॉलेज तमाशा देखे कि मैं अपनी बीवी को गोद में उठाकर सबके सामने लेकर जाऊं। फैसल ने वार्न करते हुए कहा। फ़ोन क्यों किया है? अनाया ने घबराते हुए कहा। मोबाइल कान से लगा कर रखो और कॉलेज गेट के पास आओ। फैसल ने नया हुक्म जारी किया। क्यों?
अनाया मज़ीद घबरा गई। ओके तुम वहीं रुको, मैं आकर तुम्हारे क्यों का जवाब देता हूँ। फैसल ने गुस्से से कहा, नहीं प्लीज़ मैं जा रही हूँ कॉलेज गेट के पास। अनाया काम कर रह गई। गुड गर्ल, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया कॉलेज गेट के पास पहुँच गई थी। अनाया सामने देखो, गेट के पास साथ खड़ा होगा, उसको मोबाइल वापस करो, गेट से बाहर निकलो। मैंने ड्राइवर और मुलाजमा को भेजा है, उनके साथ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। क्या? अनाया को सर चकरा था वो महसूस हुआ। अनाया ने बेबसी से कहा, देखो प्लीज़ मैं कल आ जाऊँगी, प्लीज़ अभी घर में किसी को बताकर नहीं आई। ठीक है अनाया, तुम बताओ, काशन को दफ्तर से 2 बजे छुट्टी होती है और आज वो मेरा मेहमान होगा। फैसल ने कहा था। तुम ना सही तो चलो काशन ही सही, घर इन्फॉर्म कर देना। नहीं नहीं प्लीज़, मैं मेरी बात। अनाया कुछ कहना चाहती थी मगर वो फ़ोन बंद हो चुका था। अनाया ने टाइम देखा, 12:30 हो रहे थे। यासिर ने क्लास से 1 बजे फ्री होना था। यासिर उसका इंतज़ार करेगा, मगर फैसल ने अगर काशन भाई को अगवा कर लिया तो उससे आगे वो कुछ सोच ना सकी। उसने मोबाइल साथ को पकड़ाया, जाकर फैसल की भेजी हुई कार में बैठ गई। बीबी जी साहब इस कमरे में है, मुलाजमा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया इस कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर उसके लिए शौक था। फैसल कुर्सी पर बैठा, उसके हाथ में एक पिस्टल था जिसे वो बहुत इत्मीनान से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये पिस्टल तुम्हारे हाथ में क्यों? अनाया ने कांपते हुए कहा। ओ तुम आ गई अनाया, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? फैसल ने कुर्सी से उठकर अनाया की तरफ कदम बढ़ाए। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? अनाया पीछे हटते हुए बोली। जो शट अप अनाया, फैसल गुस्से से थाड़ा। अनाया सहम कर रह गई। फैसल प्लीज़, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि वो यासिर। अनाया रोने लगी। एकदम चुप अनाया, तुम मुझे जो भी बताने वाली थी वो सुनने का वक्त नहीं। फैसल शदीद गुस्से में था। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम सबके पास। अगर 2 दिन बाद भी वो लड़का मुझे अपने ससुराल में नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? दूर रहे वो मेरी बीवी से। फैसल मजीद गुस्से से चीखा। फैसल कमरे से बाहर निकल गया और अनाया दीवार से लगी आंसू बहाने लगी। कमाल है आप ही, अनाया घर नहीं पहुंची? पूरा कॉलेज खाली हो गया तो मैं आया, घर नहीं आई तो कहाँ गई वो? यासिर ने फिक्रमंदी से सुमन से पूछा। वो यासिर वो अनाया की फ्रेंड है ना राबिया, उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं, बताया था उसने मुझे, वहाँ गई होगी। आप ही ने बहाना बनाकर यासिर को मुतमईन करने की कोशिश की, मगर वो जानती थी कि अनाया कहाँ होगी। अनाया गुमसुम खड़ी थी कि मुलाजमा कमरे में आई। मुलाजमा ने कहा, बीबी जी साहब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। अनाया चुपचाप उसके साथ चलने लगी। मुलाजमा अनाया को कमरे का बताकर चली गई। अनाया कमरे में दाखिल हुई तो सामने कमरे में एक कुर्सी पर फैसल बैठा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। आओ आओ अनाया, बैठो, खाना खाओ। फैसल दोस्ताना अंदाज में बोला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भूख नहीं है फैसल, प्लीज़, वो मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अनाया डरते हुए बोली। फैसल को फिर से गुस्सा आने लगा था। घर वाले या घर में मौजूद बाहर वाला, कौन परेशान हो रहा होगा? अनाया सहम गई और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खत्म हुआ तो फैसल ने मुलाजमा से चाय बनाने का कह दिया। फैसल बैठा मुसलसल अनाया को देख रहा था। अनाया को उसकी नज़रों से घबराहट होने लगी। वो खौफजदा नज़रें झुकाए बैठी थी। अनाया, फैसल ने अनाया को मुखातिब किया। जी। अनाया ने नज़रें उठाए बिना जवाब दिया। तुमने मेरा हाल नहीं पूछा? 3 दिन से मैं बुखार में पड़ा था, एक कॉल भी नहीं की तुमने कि मैं कहाँ हूँ, फैसल ने शिकवा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था। अनाया मुसलसल खौफजदा थी। अब तो पता चल गया ना, अब पूछ लो। फैसल खड़ा होकर अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया घबरा कर खड़ी हुई। क्या पूछूं? यही कि मैं कैसा हूँ। तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें कितना मिस किया, अब पूछो, पूछो ना। फैसल अनाया का बाजू पकड़ते हुए बोला। फैसल प्लीज़। अनाया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर फैसल की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। फैसल पीछे हटा और कुर्सी पर बैठ गया। यस, फैसल बोला। मुलाजमा चाय लेकर आई थी। चाय खत्म हुई। अनाया ने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। अनाया ने फैसल को देखा कि शायद वो उसे घर जाने की इजाज़त दे दे। फैसल अनाया की बेचैनी समझता था। घर जाना चाहती हो? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने डरते हुए इस बात में सर हिलाया। ओके, ले जाऊँगा, लेकिन 3 दिन बाद, फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने सर उठाकर उसे देखा। फैसल बिल्कुल संजीदा था। अब मेरी बीवी मुसलसल 3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही थी, तो इतनी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना उसे कि अब वो पूरे 3 दिन सिर्फ मेरे पास रहे। फैसल संजीदगी से बोला। नहीं फैसल प्लीज़ नहीं, अम्मी अब्बू आप ही भाई सब परेशान होंगे, प्लीज़ ऐसा मत करें। अनाया दरख्वास्त करने लगी। ओके, अब मेरी बीवी का हुक्म है कि मेके जाना है तो बंदा नाजिज़ क्या कर सकता है। फैसल मुस्कुराहट के साथ बोला। चलो चलें। फैसल कार की कीज़ उठाते हुए बोला। अनाया भी खड़ी हो गई।
अनाया का घर आ गया था। वो गाड़ी से उतरने लगी मगर दरवाज़ा लॉक था। उसने बेबसी से फैसल की तरफ देखा। फैसल मुस्कुराने लगा। प्लीज़ ये दरवाज़ा। अनाया दरवाजे की तरफ देखकर बोली, हाँ उसे दरवाज़ा कहते हैं। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब है कि दरवाज़ा लॉक है, प्लीज़ खोलें इसे। अनाया ने नज़र झुकाकर कहा, एक शर्त पर। फैसल ने नरमी से कहा, ये रिंग पहनकर। फैसल ने एक छोटी सी डिबिया में से नाजुक सी डायमंड की रिंग निकालते हुए कहा, नहीं मैं ये नहीं लूँगी। अनाया ने इनकार किया, तो ठीक है वापस चलते हैं, 3 दिन के लिए तुम्हारे ससुराल। फैसल ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं फैसल प्लीज़। अनाया ने झट से अपना हाथ आगे कर दिया। फैसल ने मुस्कुराते हुए उसे रिंग पहनाई, अब तुम्हारे हाथ से कभी ना निकले। फैसल ने लॉक खोला। अनाया बाहर निकलने लगी तो फैसल बोला, याद रखना अनाया। क्या? अनाया ने मुड़कर पूछा। सिर्फ 2 दिन। फैसल ने एक बार फिर वार्न किया। अनाया तेजी से कार से निकली और अपने घर की तरफ भागी। अनाया ने डोरबेल पर हाथ रखा। सुमन ने दरवाज़ा खोला। अनाया की रोई रोई आंखें देखकर सुमन समझ गई थी कि वो कहाँ से आ रही है। अनाया प्लीज़ अंदर, यासिर 100 मरतबा पूछ चुका है कि अनाया कब आएगी, संभालो खुद को, इसके सामने खुद को मजबूत जाहिर करो। आपी ने सरगोशी के अंदाज में कहा। जी आपी। अनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अंदर जाने लगी। अनाया ये रिंग? आपी ने हैरत से अनाया के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी आपी, उसी पागल ने दी है। अनाया ने रिंग उतारते हुए कहा। अनाया ने रिंग उतार कर कॉलेज बैग में डाल दिया। इस नॉवल में सिर्फ एक चीज़ ये अच्छी है, एक्चुअली इस लड़की ने अपने घर वालों से शेयर तो की ये चीज़, वरना बहुत ऐसी स्टोरीज़ में लड़कियां जो होती हैं घर वालों से भी डरती हैं, बाहर से उससे भी डरती हैं और किसी से शेयर नहीं करती। चलो इसमें अच्छा है कि उसने अपने घर वालों से कोई बात छुपाई नहीं। रात को 10 बजे फैसल की कॉल आई। अनाया का दिल तेज़ी से धड़का। अब क्या कहना है उससे। अनाया ने सोचा, कॉल काट दी। कॉल दोबारा आने लगी। अनाया ने कॉल दोबारा काट दी मगर वो भी फैसल था, सिद्ध का पक्का। कॉल दोबारा आने लगी। अनाया ने कॉल काट दी। कॉल फिर से आने लगी। हेलो। अनाया ने कॉल अटेंड की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फैसल इंतहाई गुस्से में था। मैं सोने लगी थी। अनाया ने आहिस्ते से कहा, ओके कल कॉलेज पहुंचो, फिर देखो कैसे नींद उड़ाऊंगा। फैसल ने गुस्से से कॉल काट दी। अनाया को डर लगा और वो रोते रोते सो गई। सुबह अनाया अकेली कॉलेज पहुंची। राबिया के साथ वो क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि सामने फैसल अपने ग्रुप के साथ खड़ा था। इसने घूर कर अनाया को देखा। अनाया तेजी से क्लास में चली गई। अनाया राबिया के साथ लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी कि फैसल नोट्स बना रही थी। अचानक ही वहाँ यासिर आ गया। हाय बेवफा लड़की, आज फिर अकेला छोड़ा है मुझे। यासिर अनाया की टेबल पर बैठते हुए बोला। अनाया डर गई, इधर उधर देखने लगी कि कहीं फैसल ना आ जाए। एक इंग्लैंड पायलट नौजवान कॉलेज में कत्ल। फैसल की आवाज़ लाइब्रेरी में गूंजी। आया राबिया और यासिर ने पलट कर देखा। फैसल और सादिया यासिर से चंद फीट के फासले पर खड़े थे। फैसल के हाथ में चेन थी जिस पर वो गोल गोल घुमा रहा था। साथ के हाथ में शीशे की टूटी हुई बोतल। फैसल की आंखों में खून उतरा हुआ था। लाइब्रेरी में भगदड़ मच गई। सब जानते थे कि जो भी फैसल को रोकेगा वो भी जान से जाएगा। लाइब्रेरी में सिर्फ अनाया, फैसल, यासिर और साथ थे। इससे पहले कि यासिर कुछ समझता, फैसल ने यासिर के पीछे जाकर चेन यासिर के गले में डाल दिया और उसे खींचना शुरू कर दिया। नहीं फैसल नहीं, अनाया चीखी। फैसल के सर पर खून सवार था। यासिर अपने हाथों से चेन को पकड़कर खींचकर हटाने की कोशिश कर रहा था मगर फैसल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अनाया मुसलसल चीख रही थी, प्लीज़ फैसल छोड़ो उसे, फैसल छोड़ दो उसे, प्लीज़ फैसल मत करो ऐसे, फैसल छोड़ो। अनाया हाथों से फैसल का बाजू पकड़ के खींच रही थी मगर फैसल की गिरफ्त से यासिर को बचाना अनाया के लिए नामुमकिन था। साथ प्लीज़ रोको फैसल को, प्लीज़ रोक लो फैसल को, प्लीज़ साथ। अनाया पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी। फैसल पूरी ताकत से यासिर का गला घोंटने में मसरूफ़ था। यासिर का चेहरा दर्द की शिद्दत से लाल हो रहा था। इसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फैसल प्लीज़, फैसल वो मर जाएगा, फैसल होश में आओ, फैसल वो मर जाएगा, फैसल छोड़ दो। अनाया की चीखें जो है पूरे लाइब्रेरी में गूंजने लगी। यासिर की घुटी घुटी सांसों की आवाज़ आ रही थी। फैसल नहीं, फैसल छोड़ो उसे। अनाया की चीख लाइब्रेरी से बाहर भी सुनी जा रही थी मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई फैसल को रोके। अचानक अनाया पीछे गिरी और बेहोश हो गई। अनाया, फैसल जोर से चीखा और घबरा कर यासिर को छोड़कर अनाया की तरफ लपका। अनाया को होश आया तो वो कॉलेज के एक कमरे में बेंच पर लेटी थी। उसका सर फैसल की गोद में था और फैसल उसके चेहरे पर झुका उसे आवाज़ें दे रहा था। अनाया, फैसल होले से बोला। अनाया ने फैसल को देखा। अनाया को
कुछ देर पहले का मंजर याद आया तो उसकी आंखें नम होने लगी। अनाया प्लीज़ रोना बंद करो। आई एम सो सॉरी। अनाया रो मत, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, फैसल फिक्रमंदी से बोला। अनाया ने फैसल की गोद से उठने की कोशिश की मगर फैसल ने कोशिश नाकाम बना दी। अनाया प्लीज़ कुछ तो बोलो, तुम लड़ो, चीख लो, मार लो मुझे, पर खामोश मत रहो प्लीज़। अनाया, फैसल की आंखें आज पहली बार नमी भर आई। अनाया प्लीज़, अनाया प्लीज़ तुम जो कहोगी मैं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, बट प्लीज़ टॉक टू मी प्लीज़। अनाया, फैसल भराई हुई आवाज़ में बोला। पानी पानी, अनाया ने आहिस्तगी से कहा। हाँ ये लो पानी। फैसल ने अपने बैग से बोतल निकाली, अनाया को सहारा देकर उठाया और बोतल उसके मुंह से लगा दी। पानी पीकर अनाया को यासिर का ख्याल आया। वो फैसल से पूछना चाहती थी मगर उसकी हिम्मत न पड़ी। वो आहिस्तगी से उठी और कमरे से बाहर आ गई। फैसल भी उसके पीछे आया। अनाया चलते चलते कॉलेज गेट के पास आई। आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ। फैसल उसका हाथ पकड़कर कार तक ले गया। दोनों कार में बैठे। अनाया का घर आ गया था। उसने गाड़ी के दरवाजे को देखा और फिर फैसल पर नज़र डाली। तुम जा सकती हो अनाया, अब की बार दरवाज़ा लॉक नहीं। फैसल की आवाज़ में उदासी वाजिया थी। अनाया थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुई तो अंदर एक और तूफान उसका मुंतजर था। लो आ गई वो। फुप्पो ने अनाया की तरफ देखते इशारा करते हुए कहा। कहाँ है मेरा बेटा, बोल कहाँ है यासिर। फुप्पो अनाया की तरफ लपकी और उसे झंझोड़ कर रख दिया। अनाया फुप्पो का ये रवैया देखकर हैरान रह गई कि क्या मतलब यासिर अभी तो घर नहीं आ पहुँचा। अनाया ने घबराते हुए कहा। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो, क्या किया है तूने उसके साथ, बोल। फुप्पो चिल्लाईं। फुप्पो मुझे नहीं पता कुछ भी। अनाया ने फिक्रमंदी से कहा। झूठ मत बोलो, ख़त्म करो अपने इस ड्रामे को जो इतने दिन से तुमने लगाया हुआ है। बस मुझे मेरा बेटा चाहिए, हम आज ही चले जाएंगे यहाँ से, बस तुम मुझे बता दो यासिर कहाँ है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फुप्पो ने अनाया के आगे हाथ जोड़े। अनाया फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने अनाया को जल्दी से कमरे में भेजा और फुप्पो को संभालने लगी। अनाया यासिर कहाँ है। सुमन भी अनाया के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। अभी मुझे कुछ नहीं पता। अनाया बुरी तरह रो रही थी। रोते रोते उसने आज कॉलेज में पेश आने वाला सारा वाक़या सुमन को सुना दिया। काशान ने इस कॉलेज में अस्पतालों में रिश्तेदारों के सब जगह पता करवा लिया मगर यासिर का कुछ पता नहीं था। शाम के 6 बज रहे थे। पप्पू को बाबर बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अनाया ने फैसल का नंबर डायल किया। सहनसीब आज मेरी बीवी। फैसल अभी बोल ही रहा था कि अनाया ने फैसल की बात काट कर कहा मुझे तुमसे मिलना है। रियली? तुम मुझसे मिलना चाहती हो? फैसल ने हैरानी और खुशी से पूछा। यकीन करो अनाया, मैं बहुत खुश। फैसल बोल रहा था मगर अनाया ने इसकी बात काट के कहा ड्राइवर भेजो। ओके ओके, मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फैसल खुशी से पागल हो रहा था। कुछ ही देर में फैसल की कार अनाया के घर के सामने थी। फैसल की कॉल आई। आ जाओ मिसेस फैसल, आपके शौहर आपकी आमद के मुंतज़िर हैं। फैसल ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। बस वेट 2 मिनट, अनाया ने कहा। अनाया किचन में गई, वहाँ से तेज़ धार छुरी उठाई और अपने बैग में डाल ली। घर में किसी को बताए बगैर वो फैसल की कार में उसके साथ चली आई। अनाया किचन में गई, वहाँ से तेज़ धार छुरी उठाई और अपने बैग में डाल ली। घर में किसी को बिना बताए वो फैसल की कार में उसके साथ चली आई। सारे रास्ते फैसल उसे अपनी मोहब्बत और चाहत का यकीन दिलाता रहा, इससे माफ़ी मांगता रहा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, मगर अनाया अपनी सोचों में गुम थी। उसने अपने बैग को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। कार घर के पास पहुंची तो चौकीदार ने गेट खोला। घर में कदम कदम पर बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे। हैं बस सीसीटीवी कैमरास और कोने में खड़ा और एक बॉडीगार्ड जो बुलडॉग की जंजीर थामे खड़ा था। अनाया की गिरफ्त अपने बैग्स पर मजबूत हो गई। इसको सर्द मौसम में भी पसीना आने लगा। अनाया तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि फैसल हंसने लगा। अरे खैरियत है मेरी शेरनी बहुत जल्दी में है। अनाया ने कोई जवाब न दिया और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ गई। रात के 8 बज रहे थे। अनाया इत्मीनान से आतिशदान से बैठी कॉफ़ी पी रही थी। फैसल बैठा हुआ अनाया का बदला हुआ रवैया नोट कर रहा था मगर उससे खुशी थी कि अनाया उसके घर में अपनी मर्जी और खुशी से आई है। अनाया ने फैसल को पुकारा। जी जाने फैसल। फैसल जल्दी से बोला। मुझे कुछ कहना है। अनाया ने कहा। तो कहो ना, मैं भी तुम्हें सुनना चाहता हूँ। फैसल ने अनाया के हाथों को चूमता हुआ बोला। यहाँ नहीं, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार किसी ऐसी जगह करना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। अनाया सुकून से बोली। फैसल ने हैरत से अनाया को देखा। रात के 9 बजे कार में एक वीरान और सुनसान से रास्ते से गुजर रही थी। पता है अनाया, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर पालूंगा। मेरा बस नहीं चल रहा कि तुम्हारे लिए क्या कर गुजरूँ।
तुम्हारा साथ मेरे लिए। फैसल बोल रहा था, गाड़ी रोको। अनाया ने उसकी बात काट कर कहा। फैसल ने एक झटके से गाड़ी रोकी, मुस्कुरा कर अनाया का हाथ थाम कर बोला, अगला हुक्म। अनाया ने आहिस्ते से हाथ छुड़ाया, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। फैसल पे बाहर निकला। ये एक घना जंगल था, दूर दूर तक कोई नहीं था, घुप अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होने की वजह से कुछ दूर रोशनी फैली हुई थी। आओ फैसल, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, इस लम्हे को तुम हमेशा याद रखोगे। अनाया सुकून से बोली। फैसल का हाथ थाम कर उसे अपने करीब करने की कोशिश करने लगी। फैसल जो अब तक अनाया का बदला हुआ रवैया देखकर हैरत में मुब्तला था, वही तेजी से आगे बढ़ा और अनाया को गले से लगाने लगा। उसी लम्हे अनाया ने छुरी फैसल के पेट में घोंप दी। फैसल की जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंजी। फैसल खून में लथपथ ज़मीन पर गिरा। फैसल के जिस्म से खून निकल कर तेज़ी से ज़मीन पर फैल रहा था। फैसल अनाया मंजर देखकर सहम गई। फैसल ज़मीन पर दर्द से तड़प रहा था। फैसल के खून के छींटे अनाया के कपड़ों पर पड़े थे। अनाया के हाथों पर भी फैसल का खून लगा हुआ था। अनाया को और कुछ समझ ना आया, उसने एक तरफ को भागना शुरू कर दिया। वो तेज़ी से वहाँ से भाग रही थी कि अचानक से सामने आने वाली कार से टकरा गई। ओ नो शिट यार! कार से आदिल और तानिया बाहर निकले। ये क्या किया तानिया तुमने? आदिल ने परेशान होकर पूछा। मुझे क्या पता था कि लड़की पागलों की तरह भाग रही होगी, तानिया ने घबराते हुए कहा। इसीलिए कह रहा था कि सुबह ड्राइविंग सिखा दूंगा, बट नहीं, तुम्हें भी रात के वक्त ही गाड़ी मारने का शौक था, भुगतो। आदिल ने गुस्से से कहा। बस तुम अब शुरू हो जाओ, मैंने जान के थोड़ी ना मारा है, तानिया ने घबराते हुए कहा। तानिया ने अनाया की नब्ज चेक की, सिर्फ बेहोश हुई है, चलो हॉस्पिटल ले चलें। तानिया ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बाद थाने चलेंगे। बेवकूफ़, आदिल ने गुस्से से कहा। फिर अब? तानिया ने घबराते हुए कहा। अब क्या, गाड़ी में डालो, घर ले जाकर होश में लाकर माफ़ी मांग कर भेज देंगे उसे सुबह हॉस्पिटल, थाने के चक्कर में नहीं पड़ना, आदिल ने कहा। आदिल और तानिया और इनकी 5 साल बेटी जोया कराची में रहते थे। आदिल इस्लामाबाद में जॉब करता था। 10 दिन की छुट्टी पर कराची आया तो बेगम की फरमाइश पर उसे ड्राइविंग सिखाने निकल पड़ा। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से नाया को चोट नहीं लगी, सिर्फ डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। रात के 2 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आने वाला दरवाज़ा तोड़ना चाहता था। काशान ने दरवाज़ा खोला। आगे 7 पुलिस के साथ खड़ा था। अनाया कहाँ है? बोल, कहाँ छुपाया है उसे? साथ ने काशान का गिरबान पकड़ा हुआ था। अम्मी, बाबा और सुमन भी शोर सुनकर बाहर आए। देखो बेटा, हम खुद बहुत परेशान हैं, अनाया का कुछ पता नहीं, अब्बा ने बेबसी से कहा। देखें जी, आपकी बेटी कत्ल करके भागी है, वारंट गिरफ्तारी है हमारे पास, इसके इंस्पेक्टर साहब बोले। कत्ल? नहीं नहीं, मेरी बेटी कत्ल नहीं कर सकती। वो तो बहुत मासूम है, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, अनाया नहीं मार सकती किसी को, अम्मा चिल्लाते हुए रोने लगी। तलाशी लो घर की, इंस्पेक्टर ने अधिकारियों को इशारा करते हुए कहा। घर की तलाशी लेने पर अनाया ना मिली तो पुलिस वाले काशन को पकड़ कर ले गए। अनाया को होश आया तो वो एक कमरे में बेड पर थी। तानिया बैठी अनाया को देख रही थी। हेलो, तानिया ने अनाया की आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? घर कहाँ है तुम्हारा? इतनी रात को जंगल में क्यों भाग रही थी? तानिया ने एक ही सांस में सारे सवालत कर दिए। अनाया सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि अगर वो इन लोगों को हकीकत बता देगी तो फैसल को मारकर भाग रही थी, तो ये लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। फांसी से बच भी गई तो फैसल के ग्रुप के लोग उसे मार देंगे। इसके पास एक ही रास्ता बचा था, याददाश्त चले जाने का ड्रामा करना। मुझे कुछ नहीं याद, अनाया ने सर पकड़ते हुए कहा। 3 दिन बाद हाँ, आपके पेशेंट को होश आ रहा है और वो किसी अनाया का नाम ले रहे हैं। नर्स ने साद को इतला दी। क्या मैं फैसल से मिल सकता हूँ? साद ने जल्दी से पूछा। जी, हमने उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप मिल सकते हैं, नर्स ने जवाब दिया। साद तेजी से रूम की तरफ भागा। अनाया, अनाया, फैसल मुसलसल अनाया का नाम ले रहा था। फैसल, तुम ठीक तो हो ना? साद ने फैसल के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। साथ अनाया कहाँ है? फैसल ने दर्द से कराते हुए कहा। फिक्र न कर फैसल, एक बार पता चल जाए उसका तो देख हशर क्या करता हूँ। साथ बोला। नहीं साथ प्लीज़, वो मेरी ज़िंदगी है, जान है वो मेरी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी ज़िद से मेरी मोहब्बत बन गई। प्लीज़ साथ, मुझे उससे मिलवा दो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा उसके बिना, मैं नहीं रह सकता। फैसल आज बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। साथ की आंखों में भी आंसू थे। फिक्र न कर फैसल, मिल जाएगी भाभी, पुलिस और हमारे ग्रुप के आदमी उसे जगह जगह तलाश कर रहे हैं, साथ ने तसल्ली देते हुए कहा। साथ वो कब आएगी? बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे, चलो मैं भी उसे ढूंढने निकलता हूँ। फैसल उठने की कोशिश करने लगा। फैसल मेरे भाई, तू आराम कर, मुझ पर यकीन कर, बहुत जल्द भाभी तेरे सामने होंगी, साथ ने फैसल को लिटाते हुए कहा। साथ का मोबाइल बजने लगा। हाँ उमर बोल, साथ ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। क्या अनाया भाभी मिल गई? साथ ने खुशी का इजहार किया। फैसल एकदम बेड से उतरने लगा। साथ ने उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटाया। पुलिस ने आदिल के घर छापा मारकर अनाया को गिरफ्तार कर लिया। सुमन जेल में अनाया से मिलने आई। सुमन ने भराई आवाज़ में पूछा, क्यों किया अनाया तुमने ऐसा? आपने उसने यासिर को अनाया कपकपाते लहजे में बोली थी। पागल लड़की, काश तुम थोड़ा सा सब्र कर लेती। सुमन अनाया की बात काट कर बोली। जानती हो, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद यासिर आया था, पप्पू को साथ लेकर वापस इंग्लैंड चला गया। वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोल कर गया वो कि तुम सुन लेती तो शायद फैसले की जगह यासिर को मारती। सुमन की बातों ने अनाया को शर्मिंदा कर दिया। 2 दिन बाद अनाया को इतला दी गई थी। चलो बीबी,
तुम्हारी ज़मानत हो गई है। अनाया बाहर निकली तो फैसल सामने खड़ा मुस्कुरा कर उसकी होश अनाया बाहर निकली तो फैसल को सामने मुस्कुराते देख उसके होश उड़ गए। अनाया कुर्सी पर बैठी थी और फैसल उसके कदमों में बैठा था। आज फैसल की आंखें नम थी। बहुत बुरा हूं ना मैं अनाया, फैसल ने भराई आवाज़ में पूछा। अनाया चुपचाप उसे देखती रही। अभी यकीन नहीं है ना मुझ पर? फैसल की आंखों से आंसू रवा थे। अनाया, बहुत दुख दिए हैं ना मैंने तुम्हें? ज़बरदस्ती निकाह, ज़बरदस्ती हक जताना, ज़बरदस्ती पास बुलाना, मगर अब और नहीं। मैंने जान लिया है कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। तुम कहो तो मैं बहुत जल्दी में तुम्हें आज़ाद। फैसल के रोने में शिद्दत आ गई। अनाया जो कब से जब्त की बैठी थी। फैसल प्लीज़। अनाया ने फैसल के होंठों पर हाथ रख दिए। फैसल के गले लगकर रोने लगी। अनाया के घर आ गया था। अनाया उतरना चाहती थी मगर दरवाज़ा लॉक था। अनाया ने फैसल की तरफ देखा जो आंखों में चाहत के रंग भरे उसी को देख रहा था। दरवाज़ा खोलो, अनाया ने नज़रें झुकाकर कहा। एक शर्त पर। फैसल ने दिलकश मुस्कुराहट सजाए कहा। क्या? अनाया ने सवालिया नज़रों से पूछा। रुखसती की डेट बताओ, फैसल ने खुमार से बोला। फैसल! अनाया ने फैसल को मारने के लिए हाथ उठाया। गाड़ी में दोनों के जानदार कह के गूंज उठे थे। ख़त्म शुद। प्यारे रीडर्स, यहाँ पर ये छोटा सा नावल इख्तिताम को पहुँचता है। हल्का फुल्का सा नावल था, अच्छा था। बस ये कॉलेज का स्टूडेंट होने के अलावा अगर यूनी का स्टूडेंट होता तो फिर थोड़ी स्टोरीज़ पर बैठ जाती, लेकिन खैर है। राइटर ने लिखा है, अच्छा है, अपने हिसाब से लिखा है, हल्की फुल्की सी स्टोरी है, बेस्ट है। आप बताइए आप लोगों को कैसी लगी, लाजमी फीडबैक बताइएगा। क्या मेरे पढ़ने का स्टाइल आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं? और दूसरी लड़की है, मैंने उनसे कहा कि वो एक्चुअली हैंड फ्री में पढ़ रही थी तो इस वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। बाकी पढ़ती वो अच्छा है, समटाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसे इग्नोर कर दिया करें। तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट नॉवल कौन सा पढ़ना है वो भी बताइए। अल्लाह हाफिज़।